गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 9वां लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज लेक्चर 9 में फिजिक्स को आगे। मतलब ये जो लेक्चर है अभी तक जो चल रहा था 9 लेक्चर का जो एक सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, शायद ऐसा हम लोग मानते हैं मे बी कि आज ये चैप्टर पूरा फिनिश हो। और जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो आपसे उम्मीद है कि आप इस बगल में दिए गए नंबर पे या तो कॉल करके सवाल पूछें या तो व्हाट्सएप पे आप अपने सवाल को भेज सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो में कि किस प्रकार से इम्प्रोवाइज किया जाए और भी अच्छा बनाया जाए, हमें ऑनलाइन कुछ एक सलाह दीजिए ताकि हम लोगों का ये जो ऑनलाइन चैनल है ये और अच्छा ग्रो कर सके। क्योंकि हम अकेला सोचते हैं और अगर आप सब भी हमारे साथ मिल करके एक अच्छा सा राय देते हैं तो हम लोगों का ये ऑनलाइन चैनल ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप करेगा और एक बहुत ही अच्छा मुकाम इसको मिलेगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से एक उचित सलाह हमें दीजिए। हम आपकी सलाह का हमेशा सम्मान करते हैं और प्रतीक्षा भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट आज का लेक्चर क्या है? आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है कि दर्पण में साबित करें 1/u + 1/v = 1/f। जहाँ पे u क्या है आपको बताया गया है कि u जो है u क्या है, u है वस्तु की दूरी। बताइए v क्या है, तो ये था प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा f क्या है, तो f है फोकस दूरी। अच्छा r क्या है, तो ये था वक्रता त्रिज्या। ये तो आज हम लोग को पढ़ना है कि दर्पण में साबित करें कि 1/u + 1/v = 1/f, जहाँ पे u भी f का मीनिंग बगल में है। या दर्पण के सूत्र को साबित करें, इसी सूत्र का नाम क्या है, दर्पण का सूत्र। इसको हम लोग पिछले लेक्चर में भी समझाएं आपको। या दर्पण में u भी f में संबंध स्थापित करें। नेक्स्ट, या दर्पण के सूत्र को साबित करें। यहाँ भी लिख दिए हैं दर्पण के सूत्र को साबित करें, तो एक ही बार कोई तो इसको हम मिटा देते हैं। कहानी है कि दर्पण के सूत्र को साबित करें, लेकिन आप एक बात याद रखेंगे कि इसमें किसी प्रकार का कौन सा दर्पण लेना है ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया हुआ है। तो आपको जिस दर्पण में अच्छे से आ रहा हो, या तो अवतल में आ रहा हो या तो उत्तल में आ रहा हो, तो आप उसमें प्रूफ कर देंगे। लेकिन अगर ये पूछा रहा था अवतल दर्पण में साबित करें कि दिस, या अवतल दर्पण में दर्पण के सूत्र को साबित करें, या अवतल दर्पण में u भी f में संबंध स्थापित करें, वगैरह वगैरह जो भी कहानियां है, तो आज हम लोग को दर्पण के सूत्र को 1/u + 1/v = 1/f, इसका नाम क्या है, दर्पण का सूत्र। या पूछेगा u भी f में संबंध, मतलब जिस भी प्रकार का क्वेश्चन कितनों ही घुमा के पीछे पूछेगा तो हम आप सबों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसे एक अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, तो जरा सा इसका प्रूफ को हम लोग देखने चलते कि प्रूफ कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि मान लो ये कोई अवतल दर्पण है, अच्छे से देखेंगे आप। ये कोई अवतल दर्पण है, ये उस अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे f है, यहाँ पे c है और यहाँ पे अनंत है। देखिए आप अच्छे से, मान लो ऐसा आप कि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये AB कोई वस्तु है, ये AB ये क्या है, कोई वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या गो रे बोले थे, 2 गो रे बोले थे, कम से कम 2 रे लेना है। तो आइए 2 रे लेते हैं। तो एक प्रधान अक्ष के समांतर ये चला गया, टकराने के बाद कहां से पास करेगा, तो ये पास करता है फोकस से। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात हम लोग सब जानते हैं। दूसरा था कहां से, वक्रता केंद्र से। दूसरा कहां से लेंगे, वक्रता केंद्र से। ये दर्पण से टकराने के बाद, यहां वक्रता केंद्र, दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होगा, उसी रास्ते पर पुनः वापस आ जाएगा। आप देखिए कि दोनों रे, मतलब एक फोकस से गुजरने वाला और एक वक्रता केंद्र से गुजरने वाला, गौर करेंगे दोनों इस पॉइंट पे आके कट किया। इसका मतलब है यहीं पे ये क्या बन गया, ये है इमेज। ये इसका नाम क्या दिए, A' B'। अच्छे से हम उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से इसको देखेंगे। तो मान लेते हैं इसका नाम है AB, इसको मान लेते हैं M, ऐसा मान लिए। तो सभी पॉइंट्स इसमें दर्शाया गया है। अब देखिएगा, तो प्रूफ क्या करना है कि u भी f में संबंध। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें u भी f है कहाँ पे। आइए सर, ये कौन है, तो
तो आपने बोला सर ये वस्तु है। सर ये कौन है? तो आपने बोला सर ये प्रतिबिंब है। यही कहानी है। आइए जरा, यहाँ पे ये ध्रुव है, यहाँ पे वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी आपका U, समझिए एक बार। सबसे दूसरी बात तो ये होगी आपका V, ठीक है। ये आपका C है, ये C है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका R। क्या सही है? एकदम सही है। ये आपका F है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया छोटा f। सब कुछ को दर्शा दिए। फिगर को अगर आपने समझ गया तो हमें लगता है कि आप सब कुछ समझ जाओगे, तुरंत सब कुछ कर लोगे। हम जरा इस बगल में मिटाएंगे, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ को पहले लिख लेंगे। तो आपने क्या बोला कि ये फिगर है, अवतल दर्पण है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए आप सबसे पहले देखो 4 त्रिभुज बना होगा। 4 त्रिभुज, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। जरा सा नाम देखते हैं। पहला त्रिभुज है ABC। ओके, नेक्स्ट। दूसरा त्रिभुज है A', B', C। तीसरा त्रिभुज है A', B', F। चौथा त्रिभुज है MFP। ये आपको यहाँ पे वक्र दिखता है, लेकिन इसको हम लोग एक सीधी रेखा मान करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको बताए थे कि हम लोग जो 10th में या लाइट में पढ़ेंगे वो होगा पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज का मतलब ये जो किरण है BM है और ये प्रधान अक्ष है, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। अगर ये बहुत करीब होता तो ये आपको लंबवत दिखता, लेकिन हम फिगर को थोड़ा जूम किए हैं, इसीलिए ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। दूसरी बात, अगर AB ये दोनों तो समांतर है, तो जितना AB होगा उतना ही MP होगा। इस क्योंकि हम लोग 7th क्लास का मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि 2 समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये जितना दूरी AB होगा उतना ही दूरी MP होगा। इसका मतलब AB बराबर MP। कै गो त्रिभुज बना? 4 गो। पहला ABC, दूसरा A', तीसरा A', चौथा MFP बन गया। इसी चारों त्रिभुज में हम लोगों को काम करना है। वस्तु है तो ये हो गया वस्तु की दूरी, ध्रुव तक को बोलते हैं दूरी। ये आपका प्रतिबिंब है तो ये हो गया V, प्रतिबिंब की दूरी। ये वक्रता केंद्र है तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या R। ये फोकस है तो ये हो गया फोकस दूरी F। ओके, अब देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जब 10th का मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर है, उसका नाम है त्रिभुज। वो कहता है कि मान लो आपके पास 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज आपस में, जैसे कि मान लो हम लोग बोलते हैं 2 जुड़वा बच्चे हैं, 2 जुड़वा है, तो जुड़वा का मतलब क्या होगा? जैसा आपका चेहरा देखने में वैसा उसका चेहरा देखने में, तो इसको हम लोग जुड़वा बोलते हैं, या उसका एक नाम देते हैं मैथ में, उसका नाम है समरूप। ठीक है, तो समरूपता जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो हम लोग भुजा का समरूपता, कोण का समरूपता, कोण भुजा का समरूपता, इस प्रकार से देखते हैं। तो मैथ कहता है यदि 2 त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर है तो दोनों, तो उसका तीसरा कोण भी बराबर होगा और वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। तो हम लोग तीसरा कोण पे बात करने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो होगा, वो हम लोग मैथ में प्रूफ करेंगे। यहाँ पे ये हम लोग सीखेंगे, यूज करेंगे एक स्टेटमेंट कि यदि कोई 2 त्रिभुज है, दोनों का 2 कोण यदि बराबर है, कोण A बराबर कोण A', कोण B बराबर कोण B', तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और मैथ कहता है कि अगर वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो जो 2 भुजा चाहिए उस दोनों त्रिभुज के आपस जो भुजाएं होंगी वो आपस में समानुपाती होगा। इस बात को आपको पकड़ना होगा, प्रूफ तुरंत हो जाएगा, लेकिन बात को पकड़ना होगा। क्या बोले? अगर 4 त्रिभुज है, 2 ग्रुप लेंगे, मान लो कि 1 नंबर 2 नंबर लिए, फिर 3 नंबर 4 नंबर लिए, तो क्या बोले हम कि यदि 2 त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा और उनके भुजा क्या होंगे? समानुपाती। ओके, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना। आइए तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं, सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं आज, सबसे पहले आपको हम लेके चलते हैं। आप देखिए जाके त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', में, चलिए खोजिए। तो शायद आप खोज रहे होंगे ABC और A', ठीक। अब देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है और ये दोनों कोण, ये भी 90, ये भी 90, और ये दोनों कोण क्या है? इसको बोलते हैं शायद शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर, ये कोण बराबर, तो कोण समरूपता से, ए समरूपता से देखिए ना, दिस कोण बराबर दिस कोण शीर्षाभिमुख है, और ये कोण बराबर ये कोण समकोण है। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम। तो क्या लिखेंगे, कोण BCA बराबर, यहां का कौन सा कोण, A डैश C B डैश, कोण A डैश C B डैश दोनों बराबर है। किस आधार पे बराबर है, तो यह है शीर्षाभिमुख। कैसा कोण है दोनों, शीर्षाभिमुख। नेक्स्ट, ये कोण BAC, कोण BAC बराबर कोण, ये कौन सा कोण है, CA डैश B डैश, CA डैश B डैश कैसा है दोनों, ये दोनों कोण समकोण है। तो इस दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर है, इसीलिए ए समरूपता, ए मतलब एंगल मतलब कोण समरूपता, ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप, ये चिन्ह किसका है, समरूप का, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ये चिन्ह किसका है, समरूप, ये समरूपता का, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। इसीलिए भुजाएं समानुपाती होंगी, भुजाएं समानुपाती होंगी, भुजा क्या होंगी, समानुपाती होंगी। आइए जरा बात को आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भुजा समानुपाती कैसे होगी, किस त्रिभुज की बात की, ये 1 नंबर 2 नंबर। ओके, आगे जो प्रूफ करेंगे उसमें हम इतना नहीं लिखेंगे, पहली बार समझा रहे थे, बाद में डिट्टो करके इसको आगे बढ़ा देंगे बिना कुछ लिखे, समझिएगा। आप देखें, भुजा समानुपाती होगी। भुजा कौन कौन है, इसका भुजा है, मान लो इस त्रिभुज का लेते हैं, इस त्रिभुज का AB, तो इसका हो जाएगा A डैश B डैश, तो क्या बन गया आपका AB बटा A डैश B डैश बराबर। अब देखिए आधार लेते हैं AC, और इसका आधार क्या है, A डैश C, तो AC बटा A डैश C, इसको मान लिए समीकरण 1, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर जरा देखिए, अब क्या होने वाला है, त्रिभुज A डैश B डैश F और त्रिभुज MFP, ये कोण इस कोण के बराबर, कौन चीज, शीर्षाभिमुख, ठीक है। ये कोण और ये कोण समकोण, ठीक। तो अर्थात पुनः फिर से समझिए, दिस कोण बराबर दिस कोण, मतलब ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख, इतना लिखेंगे नहीं, दिस कोण बराबर दिस कोण समकोण है, तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज A डैश B डैश F, त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप, किसके समरूप होगा, त्रिभुज MFP, त्रिभुज MFP, ये दोनों भी त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो अगर ये दोनों मतलब 3 नंबर और 4 नंबर ये भी आपस में समरूप है, अगर समरूप है तो भुजा क्या होगा, समानुपाती। आइए लिखते हैं, आप देखेंगे, तो आपको लिखना है कि यहां देखेंगे, तो पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं, तो MP बटा, इसका लंब लिए तो इसका भी लंब, ये कौन है, A डैश B डैश बराबर, इसका आधार लेते, इसका आधार कितना है, PF बटा, इसका आधार कितना है, A डैश F, तो ये क्या हो गया, A डैश F। लेकिन हम लोग जानते हैं, आपको अभी हम बताए थे कि MP किसके बराबर होगा, AB के बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि MP किसके बराबर, AB के बराबर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर, क्योंकि समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। तो AB बराबर MP। ओके, चलिए, तो MP के जगह पे हम AB रख सकते हैं, तो आइए रख देते हैं, तो क्या बनेगा, AB बटा A डैश B डैश बराबर PF बटा A डैश F, समीकरण 2। ओके है, कहाँ चले गए, समीकरण 2 पर। आप जरा देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए, पता चलेगा कि इसका LHS बराबर है। देखिए ना, समीकरण 1 में भी A डैश B डैश AB बटा A डैश B डैश, और समीकरण 2 में भी AB बटा A डैश B डैश, मतलब LHS क्या है, दोनों का बराबर है। तो LHS अगर बराबर है तो हम लोग का मैथ कहता है कि RHS क्या होगा, स्वतः बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं किससे, 2 से, 1 और 2 को जब देखे तो LHS बराबर होगा तो RHS भी क्या होगा, बराबर। तो RHS में क्या हो गया, AC बटा A डैश C बराबर PF बटा
ए डैश एफ, इस रिलेशन का यूज करना है। कौन सी यूज करना है? ए सी बट्टा ए, देखिए यहाँ से ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर 2 को देखिए पी एफ बट्टा ए डैश एफ। ओके, यहाँ तक कंप्लीट, क्योंकि इस फिगर का जरूरत है तो इसको मिटाएंगे। अब इसका यूज करना है। अब इसमें ये जो आपके पास रिलेशन है, ये डब्बा में, ये जो डब्बा में आपके पास बंद रिलेशन है, उसका जरा सा हम लोग यूज करेंगे। ये जो डब्बा में आपका बंद रिलेशन है, इस रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे। अब आप देखेंगे, अब इसमें आपको सब कुछ रखना है। क्या है? ए सी बटा ए डैश सी। तो जरा सा लिखते हैं इसको। ये बन गया आपका ए सी बटा ए डैश सी बराबर पी एफ बट्टा ए डैश एफ। चेक कीजिए तो ए डैश एफ सही है, ठीक है। अब हम इसको नीचे वाले को भी मिटा लेते हैं, यहाँ तक हम लोग आएंगे। चलिए ए सी, चलिए फिगर में खोजते हैं ए सी कहाँ है। ये वाला है ए सी, देखिए फिगर में ए और यहाँ पे सी, इतना दूरी चाहिए। इसके बीच में तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, लेकिन खोजते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक यू है और यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये कितना होगा? तो इसको लिख सकते हैं यू माइनस आर। प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरीका से मैच्योर हैं, आप पूरी तरीका से समझदार हैं, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के दिन कहा था कि कोई भी बच्चा कमज़ोर या कोई भी बच्चा मजबूत नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसी है, आपके अंदर जुनून कैसा है, आपको पढ़ाने वाला कैसा है। प्लीज़ आप मेरी बात को समझें, क्योंकि यदि आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो पंख को मजबूत करिए। ओके, आइए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो ए सी यही दूरी है ना, ये इतना दूरी टोटल यू, ये आर, तो यू में से आर घटा देंगे तो ए सी बनेगा। तो हमको लगा इस ए सी के बदले में लिख दें यू माइनस आर। ए डैश सी खोज, ए डैश सी खोज, खोज खोज खोज, इतना दूर है ए डैश सी, देखो कैसे निकलेगा। तो हम सोचे ये आर, इतना दूर भी, आर में से भी घटा दे तो ये ए डैश सी निकल जाएगा। तो क्या बच गया? आर माइनस भी बराबर पी एफ। देखो ना, ये पी एफ, ये दूरी क्या है? एफ है, तो एफ रख दिए बटा ए डैश एफ। खोज तो ए डैश एफ, ये इतना ठो, एकदम इतना ठो, तो ये बनेगा भी माइनस एफ। देखना इतना ठो चाहिए, तो ये टोटल भी, इतना ठो एफ, तो भी में से एफ घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? ए डैश एफ। तो क्या बन गया? भी माइनस एफ। कोना कोनी गुना तो करने आता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो चल करते हैं, आइए करते हैं। तो क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे, तो क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा u गुना भी, पहले क्रॉस करते हैं, u भी, तो u भी प्लस माइनस माइनस u गुना f, तो क्या बन गया? uf। अभी केवल u से दोनों में गुना हुआ है, अब किससे गुना? इसको अगर मन करे तो एक स्टेप बढ़ा लो ताकि आप समझ में अच्छे से आए। u माइनस आर इंटू भी माइनस एफ बराबर f इंटू आर माइनस भी। क्या सही है? आइए तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? u गुना भी, तो क्या हो गया? u भी, u गुना f तो माइनस यू एफ, r गुना भी माइनस आर भी, माइनस माइनस प्लस, r गुना f तो आर एफ, f गुना r तो आर एफ, माइनस f गुना भी तो f भी। क्या सही है? आप देखेंगे तो सोचे क्या कि देखो यहाँ पे आर एफ के साथ आर एफ कट गया, तो क्या हो गया? u भी माइनस यू एफ माइनस आर बराबर क्या पढ़े हैं आप? आर बराबर क्या पढ़े हैं? 2f। तो यहाँ जो आर है, क्या हम उसके जगह पे 2f लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2f भी बराबर हो गया माइनस एफ भी। क्या बोलिए ना, सही है? एकदम सही है। सर ये जो माइनस वाला है उसको उधर लेके जाइए, तो क्या बनेगा? u भी बराबर, देखेंगे माइनस एफ भी, ये वाला लिखे हैं यहाँ पे। अब माइनस यू एफ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में यू एफ, माइनस 2f भी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 2f भी। क्या ठीक है? तो यहाँ पे बन गया ये u भी इक्वल टू माइनस, यहाँ देखिए, रुकिए, देखेंगे आप यहाँ पे 2 गो f भी में से एक गो f भी घट गया। देखिए ना, यहाँ पे 2 f भी है और यहाँ पे 1 f भी है, तो 2 ठो में से 2 ठो प्लस में है, 2 ठो में से 1 ठो घट जाएगा, तो कितना बचेगा? f भी। क्या बच गया? uf। क्या ये एक फार्मूला है आपके पास? है, ओके। आप देखेंगे तो लगभग इसी फार्मूला का नाम है दर्पण का सूत्र, ठीक है। लेकिन गौर करेंगे कि एक टर्म में
दो दो गो चीज शामिल है। देखिए ना, बाएं तरफ यू भी शामिल हो गया एक साथ। तो हम लोग इसको अलग अलग करने के लिए क्या किए, लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, यू भी एफ से भाग कर रहे हैं। आइए, तो दोनों तरफ आपको क्या करनी है, यू भी एफ से भाग करनी है। तो क्या हो जाएगा, यू भी बटा यू भी एफ बराबर एफ भी बटा यू भी एफ, भाग ऐसे ही नहीं करते हैं, एकदम सही है, प्लस क्या है, यू एफ बटा यू भी एफ। अब जो कट रहा है उसको काटिए, यू भी के साथ यू भी कट गया, एफ भी के साथ एफ भी कट गया, यू एफ के साथ यू एफ कट गया। तो क्या बचा, 1/f इक्वल टू, क्या बचा, 1/f इक्वल टू यहाँ पे 1/u, यहाँ पे 1/v। इस तरीके से हम लोग प्रूफ किए किसको, दर्पण के सूत्र को। इसी को आप लिख सकते हैं और सरिया के ऐसे सजा के अच्छा लगेगा, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, इसी का नाम क्या है, दर्पण का सूत्र। तो ये है दर्पण के सूत्र का प्रूफ। कभी कभी f बराबर क्या होता है, r/2। तो यहाँ पे जब r/2 लिख देंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर f के जगह पे r/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 2/r। अगर बता दिए, अगर बाय द वे कभी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये प्रूफ था किसका, ये प्रूफ था किसका, ये प्रूफ था आपको दर्पण के सूत्र को साबित करें। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट स्टार है, उसका नाम है आवर्धन। ये आवर्धन क्या होता है जरा हम आपको लेके चलते हैं। ठीक, ये है अब आपका नेक्स्ट स्टार है आवर्धन। देखेंगे कि ये आवर्धन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो क्या हेडिंग देंगे अब आप, आवर्धन दीजिए हेडिंग, आवर्धन। आवर्धन को बोलते हैं अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का पहला लेटर क्या है, एम। तो आवर्धन को किससे सूचित करेंगे, एम से। तो सूचित किससे किया, एम से। तो ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग को ये समझना है कि आवर्धन होता क्या है। आवर्धन का मतलब होता है जैसे कि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप फोटो है फ़ोन में तो आप उसको जूम कर सकते हो। जूम कर सकते मतलब क्या कि फोटो के आकार को, साइज को आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। सर ऐसा ही गुण दर्पण में होता है, समझिएगा। जो गुण हम लोग अभी फोटो में देख रहे थे, जूम इन जूम आउट करने का, वही प्रोसेस मतलब बड़ा छोटा करने का प्रोसेस किस में होता है, दर्पण में होता है। अर्थात मान लीजिए अरे भाई कि वस्तु जैसे हम हैं, तो आप हमको बड़ा छोटा थोड़ी कर सकते हो। क्या करोगे, मेरा टांग काट के हमको थोड़ा 1 फीट नीचे कर दोगे, ऐसा नहीं होता ना। क्या करोगे, मेरा हाथ एगो काट दोगे, नहीं, आप ये नहीं कर सकते। मतलब वस्तु के आकार में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कर किसे सकते हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनने वाला है आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, समझिएगा। आप वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप परिवर्तन कहाँ करेंगे, तो आप परिवर्तन करेंगे प्रतिबिंब में, कि प्रतिबिंब को कहाँ रखा जाए, छोटा बड़ा ऐसा। तो ये जो आवर्धन है वो किसी भी दर्पण का एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा। बुक में लिखा रहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हम वो सब नहीं समझा रहे, हम ये समझा रहे हैं कि आवर्धन है क्या। रियल में आवर्धन जो होता है वो किसी भी दर्पण का एक गुण होता है, जिस गुण के चलते ये बताता है वो दर्पण कि वो दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे फोकस कहाँ है, फोकस वस्तु पे नहीं है, क्योंकि वस्तु के आकार को आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज किसे कर सकते हैं, प्रतिबिंब को। तो किसी भी दर्पण, आवर्धन जो है वो किसी भी दर्पण का एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि वह दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनाता है। इसी गुण का नाम है आवर्धन। देखिएगा मेरा फोकस कहाँ पे, वस्तु को थोड़ी देखना है, छोटा बड़ा किसको करना है, प्रतिबिंब को। आपका नजर कहाँ होना चाहिए, प्रतिबिंब पर। उसके बाद कहाँ आना चाहिए, वस्तु पर। पहले कहाँ जाना है, प्रतिबिंब पर, फिर कहाँ आना है, वस्तु पर। पहले कहाँ जाना है, प्रतिबिंब पर, फिर कहाँ आना है, वस्तु पर। इसका मतलब पहले प्रतिबिंब बाद में वस्तु, पहले प्रतिबिंब बाद में वस्तु। अब इसका परिभाषा जरा सुनिए। आवर्धन किसी भी दर्पण का एक ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण
दर्पण यह बतलाता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्धन। पॉइंट नंबर 1, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। अगला स्टार है आपका, आवर्धन किससे लिखेंगे? m से सूचित किया जाता है, छोटा है। नेक्स्ट तीसरा स्टार, अभी हम लोग देखेंगे आवर्धन का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होता है। क्या बोले? आवर्धन का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होता है। आवर्धन बीमाहीन, आवर्धन का कोई बीमा नहीं होता है। आप देखेंगे आगे आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, सुनेंगे आप। मान लो ये कोई अवतल दर्पण है, समझिएगा, ठीक है। ये उसका क्या हो गया? प्रधान अक्ष, ध्रुव है, फोकस है, सी है। तो कोई वस्तु मान लो यहाँ रखा हुआ है, ओके। तो ये ए बी कोई वस्तु है, ठीक है। अब देखेंगे ये वस्तु है ना, तो वस्तु को हम लोग क्या लिखते हैं? ये वस्तु है। वस्तु का अंग्रेजी क्या होता है? ऑब्जेक्ट। किससे लिखते हैं? ओ से। लेकिन वस्तु की ऊंचाई, तो ये जो वस्तु की ऊंचाई है, ऊंचाई का अंग्रेजी हाइट, वस्तु का अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, इसीलिए इस ऊंचाई को सूचित करते हैं एच ओ। एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच मतलब हाइट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, ये वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है। प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी को प्लस की माइनस, तो बताए थे प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी को प्लस लिया जाता है। तो ये क्या होगा? प्लस एच नॉट की माइनस एच नॉट, तो ये क्या हो गया? प्लस एच नॉट, ओके। अब यहाँ से एक रे निकली प्रधान अक्ष के समांतर, ये कहाँ से पास करेगी? तो ये पास कर गई कहाँ से? फोकस से, ओके। मान लो दूसरा प्रकाश हम लोग ले लिए, दूसरा रे ले लिए फोकस पर, ठीक है। तो ये उतना ही कोण पर ऐसे काटेगी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ये बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया किस वस्तु का? ए बी का। तो प्रतिबिंब का नाम क्या है? ए डैश बी डैश। अब बताओ ये वस्तु है कि प्रतिबिंब है? ये तो प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब का अंग्रेजी क्या होता है? प्रतिबिंब का अंग्रेजी क्या होता है? प्रतिबिंब का अंग्रेजी होता है इमेज का पहला लेटर क्या? आई। तो ये किसकी ऊंचाई है? इमेज की ऊंचाई। इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? एच नॉट की एच आई, क्या लिखेंगे? एच आई। प्रधान अक्ष के नीचे में है तो प्लस की माइनस, इसे क्या लिखेंगे? माइनस। क्या आप यहां तक समझे? समझे हैं? समझे। अब देखिएगा, ये आपको याद है बताए थे, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। हाँ शायद बताएं, देखेंगे आप। अब बताइए जरा, ये तो आपका पोल है और ये आपका वस्तु है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे यू, क्या ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब है, तो ये क्या हो गया आपका? भी, तो यू भी दोनों दर्शा दिए। देखेंगे ये कोण 90 और ये भी कोण कितना? 90। अब देखिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी पी और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी। एक त्रिभुज है ए बी पी और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी, ठीक है। क्या बोले? एक त्रिभुज है ए बी पी और एक है ए डैश बी डैश पी, दो त्रिभुज है। देखेंगे तो अब जरा सा दोनों त्रिभुज में लेके चलते हैं आपको। तो त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, इस दोनों त्रिभुज में चलिए। देखेंगे आप सबसे पहले कोण ए पी बी, कोण ए पी बी थीटा है। कोण ए डैश पी बी डैश बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, ये दोनों कोण बराबर है। देखिए ना, ए पी बी और ए डैश पी बी डैश दोनों बराबर है। अब देखिए तथा कोण, ये वाला कोण बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर कोण यहाँ ये कोण देखिए पी ए डैश या बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी, ये दोनों कोण बराबर है। ये कैसा है? ये समकोण के हिसाब से है, 90 डिग्री है। ये कैसा है? ये परावर्तन के नियम से है, ये परावर्तन से। तो दोनों कोण क्या हो गया? बराबर। तो अगर दो कोण बराबर हो गया, इसीलिए ए समरूपता से, देखेंगे इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी पी ऊपर वाला समरूप, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी नीचे वाला, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा क्या होगा? समानुपाती। इसीलिए भुजा क्या होगा? समानुपाती। अब देखिए भुजा समानुपाती मतलब क्या देखेंगे। तो सबसे पहली बात, एक नीचे का त्रिभुज ले लेते हैं। तो नीचे में क्या है? ए डैश बी डैश, तो इसमें क्या है? ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा में क्या? ए बी, ए डैश बी डैश बटा में ए बी। इसका आधार कितना होगा? ए डैश पी
बराबर हो गया ए डैश पी, और नीचे में कितना होगा ए पी, नीचे में हो गया आपका ए पी। ओके, तो यहाँ पे जरा सा सबका वैल्यू रखते हैं, वैल्यू कितना कितना होगा बताइए। ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या है माइनस एच आई, देखो ना यहाँ पे ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना है माइनस एच आई, बटा ए बी का वैल्यू कितना है प्लस एच नॉट, बराबर ए डैश पी कितना है ए डैश पी, ये तो प्रतिबिंब की दूरी है, ये है भी, तो देखेंगे आप ये हो गया आपका भी, तो ये कितना हो गया भी, बट्टा ए पी कितना है ए पी कितना है देखिए ना यू, तो इसको क्या लिख दिए यू। लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि ध्रुव के बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक, तो u भी बाएं तरफ है भी बाएं तरफ है, तो अगर इस स्थिति में ये भी माइनस और ये भी क्या होगा माइनस, ऊपर में भी माइनस नीचे में भी माइनस, दोनों कट जाएगा, तो अगर दोनों कट जाएगा तो बन जाएगा माइनस एच आई बटा एच नॉट, ये प्लस एच नॉट बराबर भी बटा यू। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे माइनस से गुना, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो एच आई बटा एच नॉट बराबर हो जाएगा माइनस भी बटा यू, ये एक रिलेशन ले आए। ठीक है, अब देखेंगे अब आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किससे लिखते हैं एम से। हम लोग क्या बोले कि आवर्धन क्या है कि कोई दर्पण प्रतिबिंब को वस्तु से कितना गुना बड़ा बनाता है। आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब को वस्तु से कितना गुना बड़ा बनता है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इसका मतलब आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। समझिए आवर्धन ये फॉर्मूला है, पहले इसका परिभाषा लिखाए हैं, अभी फॉर्मूला लिखे हैं। आवर्धन क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो आवर्धन किससे लिखते हैं एम से। प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है एच आई, वस्तु का कितना है एच नॉट। ठीक है, अब एच आई बटा एच नॉट का मान कितना है माइनस भी बटा यू, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आवर्धन बराबर क्या बन गया एम बराबर क्या बन गया, यहां से जरा इधर लिखते हैं, एम बराबर क्या बन गया माइनस भी बटा यू। ये फॉर्मूला को देखिए, ये फॉर्मूला है किसका दर्पण का आवर्धन, इसका नाम क्या है, इसका नाम केवल आवर्धन मत बोलिए, क्योंकि आवर्धन दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है। 1/u और 1/v वाला फॉर्मूला दर्पण में भी होता है लेंस में भी होता है, लेकिन ये आवर्धन किस चैप्टर में पढ़े, दर्पण के लिए कि लेंस के लिए, तो ये किसके लिए है दर्पण के लिए, तो इसको लिखेंगे दर्पण का आवर्धन। ये सूत्र किसका है, तो ये सूत्र है दर्पण का, ये आवर्धन किसका है दर्पण का। तो बताइए दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर माइनस भी बटा यू, एकदम 2-3 बार रिपीट कीजिए। दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर माइनस भी बटा यू, दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस भी बटा यू। तो ये पूरा कहानी था किसका आवर्धन का। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चलेगा, आप दिल थाम के बैठिए, अब सुनिए आगे। तो ये था आवर्धन, तो प्रूफ हुआ कितना m बराबर माइनस भी बटा यू। अब चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही रिजल्ट है, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही, पहला दूसरा वो फॉर्मूला m क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। ओके नेक्स्ट आप देखिएगा, तो m बराबर फॉर्मूला क्या है आपके पास माइनस भी बटा यू, m बराबर क्या है फॉर्मूला माइनस भी बटा यू। आप समझिएगा हमने कहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब तो 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। तो यदि वास्तविक प्रतिबिंब, समझिएगा यहाँ समझिएगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे अब आप पॉइंट को समझना शुरू कीजिए प्लीज। और दूसरा कैसा बन सकता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दूसरा कैसा बनेगा आभासी। पहला कैसा बना वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा कैसा बना आभासी प्रतिबिंब। रुकिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं यहाँ समझिए। तो उसमें बोले थे कि मान लो ये दर्पण है, तो अगर इधर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी इधर ही होगा, मतलब ये u है तो ये भी हो गया, अर्थात दोनों वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही तरफ होगा। अगर वस्तु और प्रतिबिंब, गौर से समझिएगा, अभी जो हम लाइन कहने वाले हैं वो लाइन थोड़ा सा टफ है, उस लाइन को समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए यहाँ के बाद आवर्धन में पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको समझ में बहुत कम आएगा प्लीज।
तो क्या बोले कि यहाँ पे u और v दोनों एक तरफ है, दोनों अगर एक तरफ है तो दोनों का साइन भी क्या होगा, दोनों का चिन्ह क्या होगा, सेम होगा। दोनों का चिन्ह क्या होगा, दोनों का चिन्ह सेम होगा। तो अगर ये दोनों का चिन्ह सेम है, ये जो u है और v है, अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो मान लो दोनों प्लस प्लस तो दोनों कट गया, दोनों माइनस में दोनों कट गया, तो कौन सा चिन्ह बचेगा, माइनस। इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा जब आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। आवर्धन ऋणात्मक होगा, मतलब m जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन कैसा होगा, बात को आप पकड़ लीजिए, आवर्धन धनात्मक होगा। आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक होगा, मतलब m कैसा होगा, m आपका पॉजिटिव होगा। समझिए, आपको पूछेगा कि आवर्धन दर्पण का एक दर्पण है जिसका आवर्धन जो है वो ऋणात्मक है, आवर्धन जो है वो क्या है, ऋणात्मक है, तो बताइए वो कैसा बनेगा। तो वो आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। ओके, अब चलेंगे। तो अब हम लोग जरा सा आवर्धन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब समझिएगा, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझिएगा, तो पहले हम लोग लेके चलते हैं आपको समतल दर्पण में। आवर्धन के लिए कहाँ लेके चलेंगे, समतल दर्पण में। समझिएगा, समतल दर्पण में। ठीक, अब देखिएगा, मान लो ये समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ये वस्तु है, ये आपका वस्तु है। तो वस्तु की दूरी को आप किससे लिखते हैं, u से। और इतना ही दूर आगे, क्योंकि आपने समतल दर्पण में पढ़ा, जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर ये दूरी u है तो इधर भी ये क्या होगा, u दूरी पर ही इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये कौन चीज है, ये वस्तु है और वो प्रतिबिंब है। इसका मतलब है कि ये u है, मान लो ये दूरी d है और ये भी दूरी क्या होगा, d, लेकिन ये d वस्तु की दूरी है और ये d क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, आप देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ध्रुव होगा तो इधर का दूरी निगेटिव और इधर का दूरी पॉजिटिव। तो m का फॉर्मूला क्या है, -v/u। ठीक है, आप देखिए, तो m बराबर कितना हो गया, -v। v के जगह पे क्या होगा, +d, u के जगह पे क्या होगा, -d। देखेंगे तो यहाँ पे हो गया d, u के जगह पे -d। ये माइनस माइनस प्लस d/d कट गया तो कितना हो गया, 1। इसीलिए अब एक बात आप याद रखिए, एकदम बड़का स्टार, m बराबर +1। बोलिए वो कौन दर्पण है, तो वो कैसा दर्पण होगा, वो होगा समतल दर्पण। वो दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण। आवर्धन का मान 1 है, बताइए कौन दर्पण है, तो कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण। उसी को डिटेल में समझा रहे थे। क्या बताए, आवर्धन का मान 1 है, बताइए वो कैसा दर्पण होगा, तो वो दर्पण कैसा है, समतल दर्पण है। ओके, नेक्स्ट। अब चलिए आप उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में चलिए। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो 2 जगह था, एक था अनंत पर और एक था अनंत और ध्रुव के बीच में। बात यह है कि अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, एकदम से बिंदु जैसा। अरे भाई, प्रतिबिंब बिंदु जैसा है, वहां से कुछ पता नहीं चलेगा कि वस्तु कहाँ है, कैसा है। इसीलिए उसकी हम लोग कोई भी बात या डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या बच गया, अनंत और ध्रुव के बीच में। आइए, तो दर्पण कैसा पढ़ना है आगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक, ये हो गया प्रधान अक्ष। यहाँ पे कोई वस्तु है, नाम क्या उसका, ए बी। आप देखेंगे तो यहाँ से एक रे ऐसे गया, दो रे ऐसे टकरा के निकल जाएगा, तो ये इधर से, ये कौन चीज हो गया, फोकस। अब देखिएगा ये क्या है आपका, ये तो आपका यू है, यहाँ पे पी है, और दूसरा किरण ऐसे निकलेगा टकरा के वापस। उत्तल दर्पण वाला लेक्चर में जाके देखिए, सी है, यहीं पे ये क्या बन गया, ये आपका प्रतिबिंब है, उसका नाम है a', b'। ओके, देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये आपका HO है और ये आपका HI है। ठीक है, देखिए m बराबर क्या होता है, HI/HO, हाँ कि ना, ये U है और ये V है। ठीक है, तो हम इस बार कॉन्सेप्ट, ये भी तो फॉर्मूला होता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट किसका लिए है, हाइट का। क्योंकि इसीलिए हाइट का लिए है क्योंकि हाइट क्लियर दिखता है, वस्तु का ऊंचाई अधिक है, प्रतिबिंब का ऊंचाई कम है। इसका मतलब है, गौर करिए आप, जरा सा नाप के ही देखो ना, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब छोटा, इसका मतलब HI जो है वो HO से कम है। ठीक है, तो कम में
अधिक से भाग दोगे, जैसे कि 2 में 3 से भाग देंगे, या 2 में 4 से भाग देंगे, या 1 में 3 से भाग देंगे, या 1 में 4 से, मतलब कम में अधिक से भाग देंगे तो उसका मान 1 से कम की बेसी, हमेशा 1 से कम होगा। आप 10 में 12 से भाग दो 1 से कम आएगा, 1 में 3 से भाग दो 1 से कम आएगा, 1 में 2 से भाग दो 1 से कम आएगा, हो रहा है। इसका मतलब आवर्धन क्या होगा, m लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। लेकिन क्या होगा, धनात्मक, ये कुछ नहीं है चिन्ह तो क्या है, प्लस में है, ठीक है। आवर्धन 1 से कम होगा तो वो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। जैसे आपसे पूछेगा कि देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि m बराबर 0 प्लस 0.5 है तो बताइए कौन सा दर्पण होगा। देखिए ना, देखिए प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, कुछ नहीं है तो प्लस है, 1 से छोटा है तो कौन दर्पण होगा, ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, m बराबर +1 हो गया, बोलिए कौन दर्पण है, ये m बराबर +1 किस में था, तो वो दर्पण कौन हो गया, समतल दर्पण। कैसा हो गया, समतल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन है, m बराबर पॉजिटिव है, बोलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बोलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बोलिए कैसा। अभी देखे थे, अगर आवर्धन धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी, और जो आभासी है वो सीधा है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा, आभासी और सीधा, ओके। अगला क्वेश्चन है, m बराबर है आपका 0.9, बोलिए कौन दर्पण होगा, चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, 1 से कम है तो कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अभी तक जितना पढ़ा है उस पे ये सवाल करवा रहे थे। इसका मतलब उत्तल दर्पण का आवर्धन +1 से कम होता है। देखिए ना, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन प्लस में 1 से कम होता है। नेक्स्ट, अब चलिए, अब कौन होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन दर्पण है, अब कहानी है अवतल दर्पण का, आइए जरा समझते हैं। अब कहानी है किसका, अवतल दर्पण का। अब कहानी है किसका, अब कहानी है आपका अवतल दर्पण का। समझिएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में कितना जगह रखते हैं, कितना जगह रखते हैं, 6 जगह। जिसमें से पहला कहाँ पे है, पहला है अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर नहीं, तो हम क्या बोले कि वस्तु अनंत पर होता है तो उसका इमेज बहुत छोटा बनता है, तो इमेज का हाइट कितना होगा, 0 होगा। इमेज का ऊंचाई देखिए ना, 1 नंबर में जब वस्तु अनंत पर होता है तो अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। फोकस पर है तो कैसा, बिंदु मात्र। अब बिंदु का ऊंचाई क्या होता है, 0, तो इसका मतलब m बराबर 0/ho, तो 0 में भाग देंगे तो क्या हो गया, 0। इसका पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो आवर्धन कितना होगा, 0। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पे लेके चलते। अगर वस्तु अनंत पे होगा तो आवर्धन क्या होगा, 0। आवर्धन क्या हो गया, 0। चलिए, ये सभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जरा ये समझाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। आइए, हम आपको पढ़ाए थे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो ये आपका C था, ये आपका F था, ये P था, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होता है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और जितना वस्तु का ऊंचाई होता है उतना ही प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर में +h और नीचे में -h, यही अंतर है ना। तो ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट का ऊंचाई और ये हो गया आपको इमेज का ऊंचाई। क्या सही है। तो m बराबर क्या होता है, hi/h0, यही होता है। चलिए, तो m बराबर hi, आप देखो hi कितना है, hi है -h, h0 कितना है, h0 है +h, ये दोनों कट गया तो m का, इसीलिए m बराबर क्या हो गया, -1। पकड़िए ये सभी बात को, m का मान +1 तो कौन दर्पण था, समतल दर्पण। वस्तु कहाँ था, कहीं भी। m का मान 1 से कम, दर्पण कैसा था, उत्तल। वस्तु कहाँ था, अनंत और ध्रुव के बीच। m का मान -1, दर्पण कैसा है, अवतल। वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि इन सभी बात को समझिए, समझिए, इन सभी बात को समझिए,
मेरा कहना है आवर्धन का मान -1 कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। वस्तु कहाँ है? तो जब वस्तु कहाँ पे है? वक्रता केंद्र पर। बहुत क्वेश्चन है इसमें, बहुत क्वेश्चन है। आवर्धन का मान -1 है, वस्तु कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। आवर्धन का मान +1 है, कैसा दर्पण है? या तो समतल है या तो उत्तल है। ठीक है, तो आवर्धन का मान -1 कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। वस्तु कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे। ओके, प्रतिबिंब कैसा? आवर्धन माइनस निगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी की वास्तविक? वास्तविक प्रतिबिंब। चेक भी कर सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है पीछे। ओके, तो ये था किसके लिए? जब वस्तु कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र पर हो। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग जो दूसरा इंपॉर्टेंट है उसको जरा देखते हैं, वो है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। कहां पे हो? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो। आइए जरा पकड़ते हैं इस बात को, समझिएगा आप। फिगर को देखो, आप फिगर को देखो अच्छे से, फिगर को देखो। ये आपका P, यहाँ पे F, यहाँ पे C। वस्तु कहाँ पे है? यहाँ पे है। एक लाइन ऐसे गया और ये टकरा कैसे निकल जाएगा? दूसरा C से जाएगा, टकरा के वापस हो जाएगा। हम लोग क्या बोले थे? ये कहाँ पे? पीछे कहीं मिलता हुआ दिखेगा, ये आपका। चलिए देखते हैं, जरा सा बात करते हैं। देखेंगे सर, ये जो आपका है, ये जिसमें रेड पेन चला रहे हैं, ये आपका वस्तु है, वस्तु है। और ये क्या है? आपका प्रतिबिंब है। क्या सही बात है? तो इसका मतलब दोनों प्रधान अक्ष के ऊपर है, ये प्रतिबिंब है आपका ये। तो आप देखें क्या बोलेंगे? ये कौन चीज हुआ? ये है H0 और ये क्या है? ये है HI। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला होता है HI/H0। क्या सही फॉर्मूला है? एकदम सही फॉर्मूला है। लेकिन फिगर को देख के आप सोचो कि HI बड़ा है कि H0 बड़ा है। तो फिगर में है HI ग्रेटर देन H0, HI ग्रेटर देन H0। देखो ना फिगर में, ठीक है। ओके, इसका मतलब इस आवर्धन के फॉर्मूला में HI अधिक है, H0 कम है, मतलब अधिक में कम से भाग देंगे। देखिए ना आप, 4 में 2 से भाग दो, 1 से अधिक आया होगा, 2 आया होगा। 6 में 3 से भाग दो, 1 से अधिक आया होगा। 8 में 5 से भाग दो, 1.6, 1 से अधिक आया होगा। आप 3 में 2 से भाग दो, लगभग 1.5, 1 से अधिक आया होगा। मतलब अधिक में कम से भाग देंगे तो वो हमेशा 1 से अधिक होगा। तो हम ये लिखना चाहते हैं m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1। लेकिन ये आगे में साइन किसका है? प्लस का साइन है। इसका मतलब आवर्धन जो है पॉजिटिव हो और 1 से अधिक हो, पॉजिटिव हो और 1 से अधिक हो तो कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। वस्तु कहाँ होगा? फोकस और ध्रुव के बीच होगा। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बन रहा होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे। ठीक, ये हो गया आवर्धन का मान 1 से अधिक होगा। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन क्विज के रूप में आपसे पूछेंगे और आप फटाफट उसका जवाब देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है m बराबर +1, बोलिए कौन दर्पण? कैसा? समतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा, इसमें देखिए वास्तविक या आभासी? कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। ओके, नेक्स्ट। m का मान 0.57, बोलिए कौन दर्पण? पॉजिटिव में 1 से छोटा, किस में था? उत्तल दर्पण में। जी, तो ये कैसा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। और आभासी की सीधा प्लस में है तो आभासी प्रतिबिंब। चलिए, आवर्धन का मान -1, बोलिए कौन दर्पण? बताए थे आपको, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी की वास्तविक, निगेटिव साइन है तो कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु कहाँ पे होगा? वक्रता केंद्र पर होगा। अगला क्वेश्चन, m का मान हो गया +5, प्लस है, आभासी प्रतिबिंब 1 से अधिक है, अभी चेक किए थे, कौन दर्पण था? अवतल दर्पण। बोलिए वस्तु कहाँ है? तो वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए नेक्स्ट, अगला। आवर्धन का मान 1.5, बोलिए कौन दर्पण? सबसे पहले प्लस लगा हुआ है। अब तो ये आभासी प्रतिबिंब 1 से अधिक है। 1 से अधिक आवर्धन किस में होता है? समतल दर्पण में +1, उत्तल दर्पण में 1 से कम। तो 1 से अधिक किसमें होता है? अवतल दर्पण में। प्लस कब होता है? जब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। तो ये दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। वस्तु कहाँ पर होगा? वस्तु F और P के बीच में होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे टर्म को, इस पूरे सवाल को समझे होंगे। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग आपको लेके चलेंगे कि लास्ट स्टार की तरफ, उसका नाम है गोलीय विफतन। उसका नाम है गोलीय विफतन। अगला जो हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है गोलीय विफतन
और परवलयिक दर्पण, गोलीय विफतन और परवलयिक दर्पण। अब बात को समझिए, बात क्या है आज कॉन्सेप्ट है गोलीय विफतन और परवलयिक दर्पण। आज कहानी है गोलीय विफतन, और इसमें दो चीज है, एक है गोलीय, दो टर्म है, एक टर्म है गोलीय विफतन और एक टर्म है परवलयिक दर्पण। सर रियल में आप ये बात सुन लो, गोलीय विफतन एक प्रकार का कैंसर जैसा बीमारी है जो दर्पण को लगा है। फिर समझिए ये क्या है, ये क्या है, ये एक बीमारी है। किसका बीमारी है? दर्पण का बीमारी है। और ये क्या है? ये उसका उपचार है। ये जो गोलीय विफतन नामक जो एक बीमारी उत्पन्न हुआ, उस बीमारी का उपचार क्या है? परवलयिक दर्पण। आप यही बात मत सीख लेना, इसको डिटेल में हम सिखा रहे हैं अभी। तो ये क्या है? ये है गोलीय विफतन, ये बीमारी है और ये क्या है? उसका उपचार है। फिर समझिए, ये बीमारी है और ये उसका उपचार। अब बीमारी क्या है वो देखिए, होता क्या है। तो पहले किसको समझा रहे? गोलीय, हम इसको समझा देंगे और आप उसका नोट्स अच्छे से बनाएंगे। गोलीय विफतन पहले समझाते हैं क्या होता है। मान लो ये एक अवतल दर्पण है, ठीक, ये उसका क्या है? प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव हो गया। अवतल दर्पण पर प्रधान अक्ष के समांतर जब किरणें टकराती हैं तो वो टकराने के बाद कहाँ से पास करती है? आप लोग जानते हो, बोलो तो। फोकस से, जानते हो ना, कहाँ से पास करती है? फोकस से। तो ये टकराने के बाद ये सभी किरणें क्या होंगी? यहाँ से वापस होंगी। आइए रेड पेन से वापस करते हैं। यहाँ से वापस हुई, ये यहाँ से वापस हुई, ये यहाँ से वापस हुई, ये तो सीधा वापस हो गई, ये यहाँ वापस हुई, ये ऐसे वापस हुई, ये ऐसे वापस हुई, ये ऐसे वापस हुई। ठीक है, देखेंगे हम कैसे दिखाए हैं। इस प्रकार से वापस हुई, मतलब इस फिगर को आप देखो, फिगर में क्या है कि सभी वापस होने के बाद एक बिंदु पर नहीं मिल पाई है, एक बिंदु पर नहीं मिल पाई है। मतलब ये टकराने के बाद एक वक्र पर मिलती है, एक बिंदु पर नहीं मिलती है। इसी दोष का नाम है गोलीय विफतन। अब समझिए इसका परिभाषा। अवतल दर्पण में परिभाषा, इसको नोट करेंगे आप। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस नामक बिंदु पर नहीं मिलकर एक वक्र पर मिलती है। फोकस, ये पॉइंट क्या है? यही पॉइंट तो फोकस है। फोकस पर नहीं मिलकर एक वक्र पर मिलती है। इसी घटना को या दर्पण के इसी दोष को गोलीय विफतन कहते हैं। फिर समझिए, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस नामक बिंदु पर नहीं मिलकर एक वक्र पर मिलती है। दर्पण, कोमा दे देंगे, दर्पण के इसी दोष को क्या बोलते हैं? गोलीय विफतन। ओके, अब दूसरा क्या है? परवलयिक दर्पण। तो अवतल दर्पण में गोलीय विफतन नामक दोष को, ये जो गोलीय विफतन है वो अवतल दर्पण का एक दोष है। ओके, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो दर्पण का द्वारक है, इसे क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। इसे क्या बोला था आपने? दर्पण का द्वारक। आप क्या करते हैं? इस दोनों को ऊपर से नीचे से हाथ का सपोर्ट दिए और इस दर्पण का के ये जो द्वारक है उसको ऐसे थोड़ा सा चिपटा कर देंगे, दर्पण का द्वारक कम कर देंगे। अगला स्टार परवलयिक दर्पण क्या है? अवतल दर्पण के गोलीय विफतन नामक दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण के द्वारक को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त दर्पण को परवलयिक दर्पण कहते हैं। अर्थात परवलयिक दर्पण जो बनेगा क्या होगा? उसका जो द्वारक है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये दर्पण कैसा बन गया? ये दर्पण कैसा बना? इस दर्पण का नाम है परवलयिक दर्पण। क्या नाम है इसका? परवलयिक दर्पण। तो जैसे ही आप इसका जो द्वारक है उसको कम कर देंगे तो जो टकराने के बाद वापस आने वाली किरणें थी, टकराने के बाद जो वापस आने वाली किरणें थी वो वक्र पर नहीं मिलकर के फिर से क्या होगा? फोकस पर मिल जाएगा। और इस प्रकार प्राप्त दर्पण का नाम क्या है? परवलयिक दर्पण। तो परवलयिक दर्पण क्या है? अवतल दर्पण में जो गोलीय विफतन नामक एक दोष उत्पन्न हुआ था, उस दोष को दूर करने का ये एक तरीका है। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा स्टार देखेंगे, परवलयिक दर्पण का उपयोग। अगला हेडिंग क्या है? परवलयिक दर्पण का उपयोग। परवलयिक दर्पण का उपयोग,
परवलयिक दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग क्या क्या है देखेंगे। सबसे पहले इसका उपयोग है, अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग है किरणों को एक बिंदु पर मोड़ने में। समझिएगा, हम बोलेंगे आप लिखिएगा। इसका सबसे पहला उपयोग है किरणों को, ये जो किरण जा रही है, तो अवतल दर्पण होता तो वो तो परफेक्टली नहीं मिला, तो जब आप टेढ़ा कर दिए परवलिक बन गया, तो अब सभी के सभी किरणें क्या होंगी, एक बिंदु पर मिल जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, किरणों को एक बिंदु पर मोड़ने में। दूसरा इसका उपयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में, रियल में गाड़ी के हेडलाइट में यही दर्पण होता है, गाड़ी के हेडलाइट में। तीसरा हम लोग इसको उपयोग करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मतलब लैब में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब हो गया कि जो हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग जो खोज करते हैं, उसका जो लैब होता है, उस लैब में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा हम लोग इसका उपयोग करते हैं मेडिकल साइंस में, मतलब चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कौन चीज़ है ये, परवलयिक दर्पण का उपयोग। अगला जो उपयोग है इसका, पांचवा उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान में, मतलब जो सैटेलाइट सिस्टम है, प्लैनेट सिस्टम है, उसी को अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में भी किसका, परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपका परवलयिक दर्पण है, ये एक मल्टी वर्किंग दर्पण है। इसका उपयोग बहुत ह्यूज लेवल पे, बहुत वास्ट लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, वो अभी समाप्त हुआ। ओके, हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी बच्चों को आनंद फिजिक्स क्लासेस पूर्णिया के बारे में आप बताएंगे, आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। अब आपके पास एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप सभी के पास 10th का जो भी फिजिक्स का बुक है, उस बुक से आप न्यूमेरिकल्स को निकालिए, उसको एक एक न्यूमेरिकल्स को बनाइए, क्योंकि पढ़ लेने से न्यूमेरिकल्स नहीं बनता, और जब तक आप न्यूमेरिकल्स पे पकड़ नहीं बनाएंगे, आपका कोई कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। आप चाहे मेडिकल का फॉर्म भरते हैं, आप इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हैं, आप IIT-JEE चाहते हैं, या आप बैंकिंग चाहते हैं, या आप रेलवे चाहते हैं, या आप IIT या पॉलिटेक्निक चाहते हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि जो कंपटीशन होता है वो चाहता है कि आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर पाते हो कि नहीं। क्योंकि पूरे इंडिया का बच्चा 10th का फिजिक्स पढ़ रहा होगा, लेकिन वही पास करेगा कंपटीशन जो उसका यूज कर पाएगा, जो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी कॉपी को तो बार बार रिवीजन करें ही, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में और अगले लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर कौन होगा, प्रकाश का अपवर्तन। आपको जिस भी प्रॉब्लम में दिक्कत होगा, या जो कुछ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, सुख दुख शेयर करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे मुखातिब होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप या तो कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, नंबर चेक कर लेंगे, 72 58 95 80 11, एकदम सही नंबर, आनंद सर का नंबर। थैंक यू सो मच। ओके, आनंद सर आपके लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू।